हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? तो लास्ट टाइम हमने सोल्यूशन में ना कंसंट्रेशन यूनिट्स को करके थोड़ा छोड़ दिया था, काफ़ी लंबा गैप हो गया, लेकिन आज उसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स से देखो, कंसंट्रेशन यूनिट्स में हमने 3 तो कंप्लीट किए थे इससे पहले वाले क्लास में। क्या क्या टर्म थे? तो सोल्यूशन चैप्टर में जो मेन टर्म्स है कंसंट्रेशन यूनिट्स, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर आपने कितना सोल्यूट डाला हुआ है ना, उसका आप अमाउंट निकाल रहे हो, उसका वैल्यू निकाल रहे हो, है ना। बस उसी को दर्शाने का जो टर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कंसंट्रेशन यूनिट्स बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स में ना कुछ मास बाय मास के हिसाब से हम लोग 3 यूनिट्स को तो ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। कौन से 3 यूनिट्स थे? जो सबसे पहले वाला यूनिट्स था हमने ऐसे पढ़ा था, परसेंटेज W/W। अच्छा, इसको क्या बोलते थे? मास बाय मास परसेंटेज। ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज, जिसको W/W फॉर्म में लिखते थे, लेकिन ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज टर्म में लिख रहे थे, इसीलिए इसका क्या फॉर्मूला बताया था, याद करो। तो परसेंटेज W/W का क्या था? अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना है आपको 100 ग्राम सोल्यूशन में। कितने में? 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो एक्चुअली 100 ग्राम में आप निकाल रहे हो बेटा अमाउंट, है ना। तो जो, और मैंने उसमें बताया भी था कि परसेंटेज वाला जो टर्म है ना, वो नीचे वाले W को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मान लो किसी में आगे आपको कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे सपोज करो कि ऐसे लिख के दे दिया हुआ है 4% W/W शुगर सोल्यूशन, ऐसा करके लिख के दे दिया। तो इसका मतलब क्या बताया था कि आगे वाला जो 4 है वो पहले वाले W को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऊपर वाले W को। और ऊपर वाला W किसका वेट होता है? वेट ऑफ सोल्यूट होता है। क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट। और नीचे वाला जो W है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर, ये परसेंटेज वाला जो है ना, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अपन क्या लेते थे? 100 ग्राम सोल्यूशन लेते थे, यानी जो नीचे वाला है ये सोल्यूशन का है, और ये ऊपर वाला W है वो जनरली सोल्यूट के लिए लिखते हैं, है ना। तो ऊपर वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 4% W/W, तो इसका क्या मतलब होगा? 4 ग्राम शुगर का बताया हो ना, तो 4 ग्राम शुगर, है ना। शुगर का वेट कितना हो गया? 4 ग्राम। और परसेंटेज के हिसाब से 100, परसेंटेज कितने पे देखा जाता है? 100 पे। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में आपने 4 ग्राम शुगर डाला हुआ है। और लास्ट टाइम हमने बात भी करी थी कि अगर ये दोनों चीजें पता है तो पानी का मास आप निकाल सकते हो, है ना। अगर एक्वा सोल्यूशन है तो एक्वा सोल्यूशन में वाटर का मास क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सर, इसमें मास ऑफ सोल्यूट क्या था? दैट इज W2। मैंने इसे पहले वाली क्लास में बताया था। इस पूरे चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि जो सोल्यूट होगा ना उसके साथ टर्म 2 लगा के देखेंगे, और सॉल्वेंट के साथ 1 लगा के देखा जाता है। तो जैसे ये वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 4 ग्राम हो गया। अच्छा, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? तो सर, सोल्यूशन हमें दिया हुआ है 100 ग्राम। तो क्या इसमें W1 निकाल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिलेगा? दैट इज वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा? W2। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना था? दैट इज 100 माइनस W2 कितना? 4। तो आंसर क्या आया? 96 ग्राम जो है वो क्या बनेगा? पानी, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना मिल गया हमें? 96 ग्राम। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये एक तो टर्म हमने पिछले वाली क्लास में देख लिया हुआ था। अगर नहीं देखा हुआ है तो टाइप करिए केमिस्ट्री बाय शेख सर और जाके देख लीजिए, है ना, डिटेल में डाला हुआ ये वाला क्लास। चलो, सेकंड टर्म हमने क्या पढ़ी हुई थी? तो सेकंड वाला सोल्यूशन जो यूनिट था वो कुछ ऐसा पढ़ा था। अच्छा, वो भी मास बाय मास के टर्म से ही रिलेट करता था। दैट इज ppm, जिसका फुल फॉर्म था पार्ट्स पर मिलियन। और तीसरा हमने पढ़ा था ppb, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये 3 हमने कंप्लीट कर लिए हुए थे मास बाय मास के टर्म में। इन तीनों को कंप्लीट किया था। आज इससे आगे देखते हैं। चलो, कंसंट्रेशन यूनिट्स। अच्छा, कंसंट्रेशन यूनिट्स में इसके बाद एक यूनिट है जिसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज W/V। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया होगा
लिखा कैसे जाएगा, जैसे परसेंटेज W बाई W को अपन क्या लिखते थे, मास बाई मास, क्योंकि ऊपर भी W था नीचे भी W था। अच्छा यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है W, तो ऊपर वाला तो वेट ही हो गया, वेट रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे V लिखा हुआ है तो V के लिए क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे ना, जनरली का मतलब समझ लो हर एक में ये अप्लीकेबल नहीं होगा भैया, तो हर जगह ये काम मत करके आना। जनरली क्या होगा कि ऊपर वाला जो टर्म होगा वो सॉल्यूट के लिए दिया होगा और नीचे वाला होगा वो सोल्यूशन के लिए होगा, जनरली है ना, जनरली, सब में नहीं बोला मैंने। हाँ चलो इसको भी आफत आ गई है, मार्कर को भी वापस जोड़ देते और कंटिन्यू कर लेते हैं भैया। चलो परसेंटेज W बाई W को लिखा था उसी टर्म में लिखना है इसको, परसेंटेज W बाई V को, तो इसको बोला क्या जाएगा, दैट इज कॉल्ड, ऊपर W है तो मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम बोलेंगे है ना, इसको पूरा लिख देते हैं, किसी को बुरा लग जाएगा भैया। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे, लेकिन ऊपर W है ना तो आप ऐसे लिखोगे परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू, ऊपर W है तो जनरली ऊपर वेट ऑफ सल्यूट आता है। अब याद करो वेट ऑफ सल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सर वेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो W हो गया, W हो गया, और बगल में क्या लिखा हुआ देखो 2, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, सल्यूट, तो ये वेट ऑफ सल्यूट हो गया। अच्छा डिवाइड में V है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है ना तो इनटू 100। अच्छा कोई बोलेगा सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो डेफिनेशन क्या होगी, जो वॉल्यूम होता है वो अपन 100 ml पे ही लेते हैं। मतलब अगर मान लो कि हमें एक ऐसा बीकर दे दिया, इस बीकर में अपन ने बना लिया हुआ है 100 ml सोल्यूशन, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, इसका ऑब्जर्वेशन 100 पे किया जाएगा, तो 100 ml क्या बनाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। इस 100 ml सोल्यूशन में कितना अमाउंट किस में, वेट में, मतलब कितना वेट ऑफ सल्यूट डाला हुआ है ना, 100 ml सोल्यूशन में, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है बेटा और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम देखते हैं है ना, तो यहां पर क्या लिखे 100 ml ऑफ सोल्यूशन, क्या देखेंगे, जो सल्यूट उसके अंदर डाला हुआ है ना उसका मास देखना है बेटा, तो इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज W बाई V, बोलेंगे क्या, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इज दैट क्लियर। और यहीं पे अगर दूसरा टर्म अगर मान लो ऐसे लिख के दे दिया, दूसरा टर्म ऐसे लिख के दे दिया सेम टू सेम, दैट इज परसेंटेज V बाई V, तो इसको बोलेंगे क्या, बताओ बोलेंगे क्या इसको, मतलब कैसे लिखेंगे, जैसे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसका लिखा हुआ है सर, लेकिन इसमें क्या था, ऊपर भी वेट देखा जाता था ना, ऊपर W है, यहाँ पे तो ऊपर भी V आ गया, नीचे भी V, तो ऊपर वाला V बोला था मैंने, जनरली किसके लिए लिखेंगे अपन, सल्यूट के लिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, सो परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, V2 लिख लूँ, कैसे याद आया, क्या बोला था, V मतलब क्या, वॉल्यूम, अच्छा 2 का मतलब क्या, सल्यूट, देखो 2 डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है बेटा, इसमें भी परसेंटेज, गलती नहीं 100, तो ये जो फॉर्मूला बना वो हो गया परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो जैसे इसमें वर्डिंग्स में लिखनी है किसी को तो ऐसे लिख सकता है बेटा, अमाउंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गई डेफिनेशन है ना, ये हो गई डेफिनेशन, वर्डिंग्स में लिखनी है तो ये फॉर्मूला है। अच्छा इसमें कैसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, और वैसे आप खुद भी बना सकते हो, यहां पे क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन इसमें ज़्यादा ना इतने ज़्यादा सवाल बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी से, चलो हो गया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें नेक्स्ट वाला जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मालिटी, इस पे मिलेंगे भैया। तो उसी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो नेक्स्ट वाला जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है दैट इज मोल फ्रैक्शन। सर ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, ऐसा एक्स टाइप। अच्छा कुछ लोग इसको एक्स बोलते हैं, कुछ जाई बोलते हैं, कुछ काई बोलते हैं, जो मर्जी आए बोलो, है ना। मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में भैया जो बोलना जाता है वही बोलना पड़ता है, नहीं तो पाप लगता है ना। क्योंकि अगर कुछ और बोलोगे तो फिर हरिद्वार जाना पड़ेगा, क्यों? कुछ और बोलोगे पाप लगेगा, पाप धोने कहाँ जाना पड़ेगा? हरिद्वार जाना पड़ेगा ना। चलो मोल फ्रैक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बताया? काई। अच्छा काई का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है समझना बेटा। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। मतलब मान लो कि अपने को एक ऐसा बीकर दिया हुआ है, बीकर हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो समझ लेना भैया, हाँ क्योंकि अपनी ड्राइंग ना माशाल्लाह है। तो इस बीकर के अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है। इस सोल्यूशन में आपने कितना सोल्यूट डाला हुआ है, लेकिन किस टर्म में देखोगे बेटा? तो मोल देखना है, मतलब कितना मोल ऑफ सोल्यूट इसमें डाला हुआ है इस सोल्यूशन के अंदर, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन से। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा? मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। क्या किससे डिवाइड करोगे? सर ये जो सोल्यूशन होएगा ना, ये जो सोल्यूशन है उसका टोटल मोल, इसको भी देखना पड़ेगा। तो टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन देख लो, मोल ऑफ सोल्यूट देख लो, उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो क्योंकि अलग अलग टर्म में लिखा जाता है बेटा इसको, मतलब देखो मोल फ्रैक्शन आप सोल्यूट के लिए भी निकाल सकते हो, और इसमें सॉल्वेंट कितना है वो भी तो पता लगा सकते हैं ना, उसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, सॉरी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे सोल्यूट का दिखाता हूँ, फिर सॉल्वेंट का करते हैं। चलो तो सर सॉल्यूट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, काई सॉल्यूट। अच्छा इसका मतलब क्या होगा? काई सॉल्यूट का मतलब क्या? काई का मतलब क्या बताया? दैट इज मोल फ्रैक्शन। बगल में क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूट। अच्छा मैं अगर ऐसे ना लिखता ना, ऐसे ना लिखता ना, ऐसे लिख देता, देखो ऐसे लिख देता, तब भी आप समझ जाते, तब भी आप समझ जाते। काई 2 क्यों बोलो? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर सर सॉल्यूट आया तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 सिंबल से। मतलब काई का मतलब तो क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। और बगल में अगर मैंने लिखा हुआ है 2 तो इसका मतलब क्या होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलो तो काई 2 का मतलब क्या होगा? मतलब फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं काई 2 का? दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए ना बेटा। तो जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल ऊपर लिखेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल ऊपर लिखेंगे। अभी अपने को सॉल्यूट का चाहिए तो यहां पर क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन। देखना पड़ेगा ना, ये रहा देखो फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन। तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। बोलो यहां तक क्लियर? अच्छा इसको देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं, समझना बेटा बात को। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होगी? देखो काई 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, ऊपर क्या आ जाएगा? अब क्या लिखेंगे? देखो मैंने लिख लिया N2। सर ये क्या लिखा? अरे क्या लिखा था? मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हो? स्मॉल n से। स्मॉल n लिखा, बगल में 2 लिखा, इसका मतलब क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट। और नीचे क्या था? टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकता हूं? N1 + N2। बताओ किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, N2/N1 + N2। क्यों लिखा सर ऐसा? अरे सर ये N1 लिखा हुआ है तो N का मतलब आपने बताया था मोल, राइट? N का मतलब क्या था? मोल।
और बगल में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट है। N2 मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्वेंट और मोल ऑफ सॉल्यूट के टोटल को ही क्या बोला जाएगा? सॉल्यूशन। यही तो लिखेंगे, देखो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सर मोल ऑफ सॉल्वेंट का रिप्रेजेंटेशन N1, इसका N2, यही लिखा है मैंने, यही लिखा है मैंने। तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब इतनी सारी लंबी चौड़ी, देखो भाषण नहीं करेंगे पूरा फॉर्मूला के लिए। अब सीधा सीधा अगर मान लो मैं ऐसे लिख के देता काई1, तो बताओ क्या लिखते? काई1 का क्या लिखते? चलो दिमाग लगाओ। अब किसके बारे में पूछा है? मोल फ्रैक्शन पूछ, जल्दी सोचो। तो काई माने मोल फ्रैक्शन, 1 का मतलब मैं बता चुका हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? 1 मतलब सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या हमने बोला था? जिसका मोल फ्रैक्शन ढूंढना है उसका मोल ऊपर वाली साइड पे आना चाहिए। यस सर। तो यहां सॉल्वेंट के लिए पूछा है ना, तो क्या लिखोगे आप बताओ? दैट इज मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय, नीचे तो सेम रहेगा बेटा, क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, क्या इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिख दूं? जल्दी बताओ। दैट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2। बताओ किसी को कोई आपत्ति विपत्ति? जल्दी बताओ, है ना। ये सॉल्यूट का हो गया और ये सॉल्वेंट का हो गया। क्या फॉर्मूला क्लियर है सबको? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट्स बनाने के लिए काम आएगा। और देखो यार ना, नोट्स बनाते रहना, साथ साथ में नोट्स बनेगी ना, तब जाके रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक समझते हो ना, डाउन से, हाँ, ऊपर वाली साइड पे, मतलब ऊपर वाली साइड मतलब मेंस एडवांस तक जाएंगे, लेकिन नोट्स बनानी ज़रूरी है भैया। चलो, अपन ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब आधी वीडियो डाली आधी नहीं डालेंगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ही डालेंगे। नहीं भैया, बेसिक की भी डालेंगे वीडियो और उसको भी सीखेंगे अपन। यहाँ सब मिलेगा, टेंशन ना लो। बस ये है थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो डालने में, और कुछ नहीं है। चलो, अच्छा, मोल फ्रैक्शन का आगे का टर्म समझना बेटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन पर से बड़े सारे न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं और यहाँ अपन फंस जाते हैं। कैसे? देखो, इसको अपन ने क्या बोला? काई1 को, तो अब वो हो गए सर मोल फ्रैक्शन, 1 लिखा हुआ है तो सॉल्वेंट, प्लस काई2 को सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को जब मिक्सअप करोगे तो उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। क्लियर है, फिक्स है। एक्सेप्ट दैट कि काई1 और काई2 का जो वैल्यू होता है वो कितना मिलेगा। देखो, जैसे अगर आपको मैथ्स पता है ना, तो मैं फंडा दे देता हूं, आप क्लियर भी कर सकते हो, मतलब प्रूव भी कर सकते हो। देखो, काई1 प्लस काई2 का वैल्यू 1 बोला, यस। काई1 का वैल्यू अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, याद करो, दैट इज N1 अपॉन N1 प्लस N2, यही लिखा था, N2 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये आ जाएगा ना 1 काटाकुटी करके, हाँ, डन। क्रॉस कर लो, फिर काटाकुटी कर लो, आंसर 1 आ जाएगा, ये वाला, हाँ, ये हो गया, डन। तो ये प्रूफ भी है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक्सेप्ट करो कि काई1 प्लस काई2 कितना होता है? हमेशा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये काई1 प्लस काई2 को क्या बोल सकते हैं बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यानी पूरे सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होगा? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, 1 से कम सॉल्यूशन के लिए, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट का हो सकता है। तो क्या यहां पे वर्डिंग्स में भी लिख सकता हूं मैं? टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 होता है। बोलो क्लियर बेटा? ये चीज याद रहेगी। क्यों पता है? क्योंकि अगर ये चीज पता होगी तो आपको अगर एक वैल्यू गिवन है तो आप दूसरा निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, अगर मान लो आपको काई1 गिवन है, ये दिया हुआ है, इसको ढूंढना है, तो इसको सब्जेक्ट बनाओ सर, काई2, ये सामने वाली साइड पे जाएगा तो 1 माइनस काई1, बन गया फॉर्मूला। ऐसा सेम टू सेम अगर मान लो आपने को काई1 ढूंढना है, काई2 गिवन है, तो काई2 सामने जाएगा, क्या बनेगा? 1 माइनस काई2। बोलो क्लियर?
ये टर्म आगे ज़रूरत पड़ेगी, याद कर लेना इसको, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन हमेशा कितना होता है बेटा, 1 होता है, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम, एग्जैक्टली 1 होता है। बोलो डन, ये टॉपिक क्लियर, ओके। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला है बेटा कि अगर अपने को chi2 बाई chi1 पता है, यानी रेशियो पता है इसका, ऊपर क्या लिखा हुआ देखो, chi2 याद रखना बेटा, ऊपर लिखना है अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, नीचे है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसका जो आंसर मिलेगा वो हमेशा N2 बाई N1 जितना होगा। N2 बाई N1 जितना मतलब मान लो कि chi2 अपने को दिया हुआ है 0.16, नीचे दिया हुआ है 0.32, ऐसा कुछ भी अप्रोक्स ले लिया हुआ है, तो कितने पे कटेगा 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ N2, तो ये जो ऊपर वाला आंसर है वो N2 के लिए है, मतलब मोल ऑफ सल्यूट कितना है, 1 मोल है ना। ये Z नहीं है भैया, 2 है, हाँ ये मेरा 2Z जैसा होता है। तो N1 क्या है बेटा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें chi2 पता है, chi1 पता है, तो इसका रेशियो पता करके अपन N2 N1 का आंसर भी निकाल सकते हैं? यस सर। बोलो कैसे, ये रहा ना सर, जैसे chi2 आपको दे दिया था 0.16, ये दिया था 0.32, रैंडम लिया हुआ है ऐसे, है ना। फिर सोचोगे, जोड़ने बैठ जाओगे, सर ये तो आपने बोला था chi2 और chi1 1 होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, मैंने रैंडम लिया हुआ है बेटा, ठीक है। चलो, तो ऐसा करके आप आंसर निकाल सकते हो। बोलो क्लियर। तो N2 बाई N1 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर chi2 chi1 अगर आपको गिवन है, कोई एक की वैल्यू चाहिए बेटा, ये भी नहीं चाहिए, अगर ये भी नहीं होगा तो निकाल लोगे ना। जैसे देखो, आपको खाली chi2 गिवन है, chi2 गिवन है, chi2 गिवन है, कैसे, मान लो 0.16 दे दिया, चलो, तो chi1 कितना होगा, chi1 कितना होगा, अभी पढ़ा हमने, chi2 प्लस chi1 इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या ढूंढना है सर, chi1 चाहिए, तो chi1 को सब्जेक्ट बनाओ, chi2 सामने जाएगा, 1 माइनस chi2, 1 माइनस 0.16 कितना आया, 0.84 आ गया, मिल गया आंसर। अब क्या करोगे, 0.16 डिवाइड बाई 0.84, इन दोनों का डिवाइड काटा कूटी करके जो आंसर आएगा, तो ऊपर वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, N2 को, नीचे वाला वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, N1 को। तो क्या हम एक वैल्यू जानते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं? यस सर। देखो, और अगर ये भी पता है, ये भी पता है, तो N2 बाई N1 भी निकाल सकते हैं। और N2 बाई N1 क्या है बेटा, जल्दी बताओ, पढ़ चुके हैं। N2 बाई N1 क्या है, N2 बाई N1, तो सर N2 को अपन बोलते हैं मोल ऑफ सल्यूट, और सर N1 को बोला जाता है मोल ऑफ सॉल्वेंट। और क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N2 मोल ऑफ सल्यूट है ना, N2 मोल ऑफ सल्यूट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, ये रहा वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। किसके बारे में बात कर रहे हो सर, यू आर टॉकिंग अबाउट द मोल ऑफ सल्यूट। तो ऊपर वाला वेट किसका होगा बताओ, ऊपर वाला वेट किसका होगा, सल्यूट का होगा। नीचे वाला मॉलिक्यूलर मास किसका लिखोगे, सल्यूट का लिखोगे ना। और इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा सर, यही तो होता है मोल, ये रहा वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्या इसको मैं सिंपल वर्डिंग्स में ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सिंपल वर्डिंग में, मतलब वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन W2 अपॉन M2 लिख सकते हैं ना। 2 वाला सिंबल आपको याद है, W मतलब वेट, बगल में 2 लिख दिया, मतलब किसका वेट, किसका वेट, सल्यूट का वेट। समझ में आ रहा है। और M2 का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। गलत बोलेंगे तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, है ना, पाप लगेगा, पाप धोने हरिद्वार जाना पड़ेगा। चलो, N1 अच्छा मोल ऑफ सॉल्वेंट है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं सर W1 अपॉन M1, क्योंकि बेटा मोल का फॉर्मूला ही यही होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इसको ऐसे लिख दिया। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज को इसमें अगर पुट कर दे तो ये फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, देखो W2 बाई M2। अच्छा, डिवाइड में क्या है, N1 है ना, N1 डिवाइड में बचा, तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, दैट इज W1 अपॉन M1। और डिवाइड का डिवाइड अपन कहाँ लिखते हैं सर, ऊपर, ये रहा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताओ जल्दी। और एक चीज समझो, अगर आपको ये पता है ना chi2 chi1,
और सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन सा है, जैसे सॉल्यूट आपको पता है ग्लूकोज है, सॉल्वेंट पता है पानी है, तो आपको उनका मॉलिक्यूलर मास पता है ऑलरेडी, आप निकाल सकते हो। चैप्टर 1 11th स्टैंडर्ड याद करो, जानते हो मॉलिक्यूलर मास निकालना। अगर ये जानते हो, मोल पता है, जो कि आपको इससे मिल गया था बेटा आगे वाले पॉइंट में, देखो Chi2 by Chi1 करा था, तो जैसे 1/4 आया, 1/8 आया, तो 1 क्या हो गया N2, डिवाइड में 8 आया तो N1 हो गया। तो ये वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप W2 निकाल सकते हो। बात समझ आ रही है बेटा, W2 निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको Chi2 Chi1 पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो बेटा इससे, है ना। तो ये पैरेलल चल रहा है, इस पर से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक और चीज, अच्छा एक चीज बताओ, क्या अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं W2 इंटू 10⁻3, 10⁻3 मतलब होता है 1000, है ना, 1000 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ऊपर भी मैंने 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने 10⁻3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो क्या इतने हिस्से को, ध्यान से देखना, इतने हिस्से को मैं मोलालिटी बता सकता हूं? आगे थोड़ी देर में बताता हूं। मोलालिटी का फॉर्मूला यही होता है, देखो, मतलब इसको आप मोलालिटी बोल सकते हो। मोलालिटी का फॉर्मूला ये वाला है बेटा, W2 इंटू 10⁻3 M2 इंटू W1, इसको मोलालिटी बोल सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, इंटू M1 डिवाइड बाई 1000, ये 10⁻3 था ना, 1000। तो क्या आपको Chi2 by Chi1 पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब मोलालिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो ना। M1 पता है, 1000 तो कांस्टेंट है बेटा, Chi2 पता है, Chi1 पता है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, आंसर मिल जाएगा बेटा, है ना। तो ये एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है बेटा, ये वाला, है ना, जिसको अपन सॉल्व आउट करने के लिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी से इस पॉइंट को कैप्चर करो, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला कंसंट्रेशन यूनिट्स यही उठाते हैं, मतलब समझते हैं, मोलालिटी उठाते हैं, मतलब किडनैप नहीं करने का किसी को। हाँ चलो मोलालिटी समझ लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैंने मोलालिटी का फॉर्मूला ऐसा लिखा क्यों था। वापस लिख दूंगा एक बार ही समझाने के लिए उसी टर्म को, है ना। चलो समझना, नेक्स्ट पॉइंट है मोलैलिटी। अच्छा, मोलालिटी जो होता है ना, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m होता है। इसके बाद एक टर्म पढ़ेंगे मोलारिटी, तो मोलारिटी पूछा जाए तो कैपिटल M इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और मोलालिटी पूछा जाए तो स्मॉल m इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट। तो मोलालिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोलालिटी होता क्या है? सपोज करो कि अपन यहां पे एक बीकर ले रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म है ना, तो कंसंट्रेशन ही निकालनी है किसकी? सल्यूट की। किस में? सोल्यूशन में, है ना। तो एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, ये क्या है? सोल्यूशन। कितना बनाया हुआ है? 1 किलोग्राम। अच्छा, मैंने क्या लिया? 1 kg लिया हुआ है ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं, उसको छोड़ दो, सोल्यूशन को अपन नहीं देख रहे। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है बेटा इसमें, मतलब बनाया हुआ सोल्यूशन है। लेकिन अब आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मान लो ये सोल्यूशन है वाटर प्लस NaCl का, तो अपन ने ले लिया यहाँ पे वाटर 1 किलोग्राम, और इसमें NaCl के कितने मोल डाला हुआ है, यानी कितने मोल ऑफ सोल्यूट हमने इसमें ऐड किया हुआ है, बस इसी टर्म को बोला जाता है मोलालिटी। यानी मोलालिटी क्या हुआ? अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किसमें देखा जाएगा? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट पे, मतलब एक बीकर लिया, उसमें 1 किलोग्राम पानी लिया, उसमें हमने नमक डाला हुआ है, उसमें कितने मोल नमक डालकर आपने उस सोल्यूशन को तैयार किया हुआ है, हम उस टर्म की बात कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है मोलालिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं मोलालिटी की, बताओ इस पर से? दैट इज अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, किसी कोई बोलेगा सो मेरे को किलोग्राम नहीं लिखना, मेरे को ग्राम में लिखना है, तो लिख लो भाई। यहाँ पे क्या कर सकते हो? 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करा दो ना ग्राम में, तो 1 किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं अपन। मैं दोनों चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन में। देखो मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होगी? मोलालिटी, अच्छा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m है ना, ध्यान रखना बेटा।
चलो डेफिनेशन क्या होगी मोलालिटी की, दैट इज अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन 1 किलोग्राम, और करके लिख रहा हूं, देखो 1 kg नहीं लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called मोलैलिटी। इस कंसंट्रेशन टर्म को बोला जाता है मोलालिटी। ये हो गया मोलालिटी का डेफिनेशन। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? मतलब अगर फॉर्मूला वाइज अगर मोलालिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो? देखो मोलालिटी निकालना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल m, फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा ये मोलालिटी का। तो ऊपर मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज ऐसे ही मिलेंगे जिसमें ऊपर वाली साइड पे वेट ऑफ सल्यूट लिखना होता है। तो यहां पे लिख लो, यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज वेट ऑफ, इसको ठीक से लिख देता हूं ना, हाँ, वेट ऑफ सल्यूट। अच्छा, किस यूनिट में लिखना होता है? तो वेट ऑफ सल्यूट आपको लेना होता है हमेशा ग्राम में, है ना, डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा सर। यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सर? मोल ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, ये मोल ही बनेगा। देखो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास को क्या बोला जाता है बेटा? मोल। तो ये वही टर्म लिख रहा हूँ, मोल ऑफ सल्यूट लिख रहा हूँ। तो सल्यूट का मोल लिखना है तो नीचे मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? सल्यूट का आएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इनटू किस में ऑब्जर्व कर रहे थे सर? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ना, 1 किलोग्राम में। तो यहां पे आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो सर? सॉल्वेंट का वेट ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट देख रहे हो ना। तो यहां पर लिख देंगे दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये किस में लिया जाता है सर? ये पर किलोग्राम होता है, पर केजी। लेकिन अगर कोई मान लो बोलेगा सर मेरे को किलोग्राम में नहीं ग्राम में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? डिवाइड बाई 1000। अच्छा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यही करना पड़ेगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई। तो 2 किलोग्राम है, आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आप डिवाइड में 1000 रख रहे हो, तो डिवाइड का डिवाइड आप कहाँ पे लिख सकते हो? ऊपर। तो यही वाला फॉर्मूला ऐसे लिख दें हम, मोलालिटी इज इक्वल टू, अच्छा इसको सिंबल में ऐसा लिखूँ तो कोई बुरा मानेगा? देखो वेट ऑफ सल्यूट क्या लिखेंगे बताओ? पढ़ चुके हो, W2, वेट ऑफ सल्यूट हो गया ना, 2 आ गया बेटा। चलो किस में लेना है? ग्राम में। इनटू ये जो डिवाइड का डिवाइड था, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया था? किलोग्राम में, अपन ने ले लिया ग्राम में। तो यहाँ डिवाइड बाई 1000 करा, ये 1000 ऊपर जा रहा है, ये रहा सर 1000, लो चला गया यहाँ ऊपर। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट है बेटा। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या लिखोगे? M2 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट है तो W1 हो जाएगा। तो अगर ग्राम में ले रहे हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और क्या हमने यही लिखा था अभी थोड़ी देर पहले? याद करो, ऐसे बताया था ना, Chi2 बाई Chi1 ऐसे था। ऊपर क्या था? W इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ऐसा कुछ लिखा था। फिर मैंने कहा था ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसा था। 10⁻³ मतलब 1000, ये रहा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, लो सर 10⁻3, ये ऐसा हो गया। चलो, तो क्या ये ऐसा दिखा था बेटा? हमने ऐसा लिखा था W2 इंटू M1 अपॉन, और यहाँ मैंने पुट किया था 10⁻³ इंटू M1, M2 इंटू W1 इंटू 10⁻3। ऊपर और नीचे दोनों साइड में 10⁻3 लिखा था। और मैंने कहा था इतना टर्म जो होता है उसको मैंने बोला था मोलालिटी, है ना। और ये बाकी का पोर्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज M1 डिवाइड बाई 1000। तो यही था बेटा, इसी को मोलालिटी कहते हैं। देख लो, यही मोलालिटी होती है। मोलालिटी ये रहा, W2 10⁻3 M2 W1 इतने टर्म को मोलालिटी बोल लो, तो M1 डिवाइड बाई 1000। तो अगर Chi2 Chi1 पता है आपको, तो आप सीधा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ऐसे। Chi2 बाई Chi1 क्या बनेगा? M इंटू M1 डिवाइड बाई 1000। ये दोनों पता है, मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, इसको सब्जेक्ट बना दो तो क्या बनेगा? ये 1000 ऊपर वाली साइड पे जाएगा, तो Chi2 इंटू 1000 डिवाइड बाई Chi1 इंटू M1।
ये बनेगा फॉर्मूला मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है बेटा, मोलालिटी तक की। देखो कौन कौन से टर्म हो चुके हैं बेटा, परसेंटेज W/W, ppm, ppb, 3 हो गए। आज कौन से पढ़े अभी की क्लास में, तो हमने शुरू किया था बेटा W/V से, तो W/V परसेंटेज V/V, उसके बाद में क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट टर्म है, और मोलालिटी ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद आपके बचे हुए 2, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी। पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, प्रणाम, राम राम, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।